हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं। और इसमें अपने जो आज डिस्कस करेंगे वो है बुक के क्वेश्चंस। इसका पार्ट नंबर थर्ड है। पार्ट सेकंड में अपने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, या जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे या शॉर्ट आंसर टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए थे। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि उसमें वही बड़े डेरिवेशन है, ठीक है। तो वो आप खुद कर लेना। तो आज अपने डिस्कस करेंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे अपने क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपने जो है इसमें 1 से लेके और 6 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे ओनली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस कारण मैं आधे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा और आधे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो है आज बुक के क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो आपको क्या गिवन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको हर बार कहता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप तीन चीज़ें फॉलो किया करो। पहला देखा करो आप गिवन क्या आपको क्वेश्चन में, दूसरे नंबर पर आप ये देखा करो कि आपको फाइंड क्या करना है, और तीसरे नंबर पर कि जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना उन दोनों में रिलेशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस अगर ये तीन चीज़ें आप देख लेते हो तो कोई न्यूमेरिकल आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको क्या गिवन है कि द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग ए क्लोज्ड सरफेस आर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रिस्पेक्टिवली। यानी आपको क्या दिया हुआ है कि कोई भी सरफेस है, सरफेस में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो आपको गिवन है, ठीक है। वो आपको क्या है यहाँ पे गिवन है। तो अब देखो जो फ्लक्स आपको गिवन है कि एंटर होने वाला इतना है, और जो है इसमें से आउटवर्ड जो यानी कि क्या कर रहा है, लिविंग है, सरफेस को छोड़ रहा है, वो क्या है 800 है, ठीक है। मान लो ये आपको सरफेस है, तो इधर एंटर कितना हो रहा है आपके पास 400 एंटर हो रहा है, और जहाँ जो यहाँ पे आउटपुट पे आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे फ्लक्स, वो आपको मिल रहा है 800। तो अब देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है फ्लक्स की वैल्यू, भाई आपका जो सरफेस है, क्लोइड सरफेस है, उसमें क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इतना तो अपने को पता लग गया। तो अब देखो 400 और 800 आपको गिवन है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। आपको क्या करना है कि जो सरफेस आपको गिवन है उससे रिलेटेड आपको नेट चार्ज फाइंड करना है, भी इस पे नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। समझ में आया। तो अब देखो आप क्या करो, लिख लो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है, मैंने आपको यही बताया, पहले लिखो गिवन। तो एंटर होने वाला फ्लक्स यानी फाई इनपुट वाला फ्लक्स, एंटर या इनपुट एक ही बात है, तो इनपुट होने वाला फ्लक्स है 400, और जो लिविंग फ्लक्स है मतलब जो आउटपुट वाला फ्लक्स है वो आपका कितना है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो देखो नेट फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला जब मैंने आपको गॉस लॉ करवाया था तब नेट फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। तो नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास कि जो आउटपुट वाला है और माइनस में क्या कर देंगे अपने इनपुट वाला, यानी आउटपुट वाला प्लस में लिख लेंगे और इनपुट वाला जो फ्लक्स है वो किस में लिखेंगे, आप नेगेटिव लिख लोगे उसकी वैल्यू। तो अब देखो आपने क्या करेंगे, आउटपुट वाले में से इनपुट वाला माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा जो आपका क्लोइड सरफेस है उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखो कोई भी सरफेस है, सरफेस जो चार्ज एनक्लोज करता है, मतलब जो उसमें क्लोज किया हुआ चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको अपने सिग्मा क्यू से शो करते हैं। तो अब अपने को फ्लक्स और चार्ज में रिलेशन बताने वाला जो फॉर्मूला है वो गॉस लॉ है, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई की वैल्यू 400, सिग्मा क्यू अपने को फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको खुद को याद रखनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट चैप्टर में अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फाई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो अपने पास जो सिग्मा क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई, तो 400 एप्सिलॉन नॉट, तो 400 और इनटू में 8.85 इंटू 10 की पावर 11 -11, ठीक है।
अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो भी थोड़ा यहाँ डिटेल में मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगा ही, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल में भी आपको कैलकुलेशन की ट्रिक बताता जाऊँगा। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से ये वाला 400 वाली 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। मतलब आपको 885 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 885 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3540, ठीक है। और इंटू 10 की पावर -12 है यहाँ पे। तो अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अपने क्या करते हैं, किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर में चेंज करते हैं, ट्रिक बताई थी ना आपको ये वाली कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में चेंज करते हैं तो नेगेटिव वाली पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब 10 की पावर यहाँ पे क्या रह जाएगी, -9 रह जाएगी। तो यहाँ पे 3540 लिखेंगे इसको, इंटू 10 की पावर -9 पॉइंट लगा दिए यहाँ पे। मतलब इसमें से क्या कर लिया, 1000 निकाल के और 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 को क्या लिखते हैं अपने, नैनो कूलम लिखते हैं। अब ये तो सिर्फ आंसर निकालने के लिए मैंने लिखा है। आंसर में आपको क्या दिया हुआ है, जो बुक में आंसर दिया हुआ उसमें इसका आंसर नैनो कूलम में दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो भी, यहाँ पे 10 की पावर -12 बन रहा है तो 10 की पावर -12 को पिको लिखते हैं। तो आप इसको 3540 पिको कूलम भी लिख सकते हो आंसर इसका, वो कोई बात नहीं। लेकिन आंसर मैच करने के लिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ये वाली जो नीचे वाली कैलकुलेशन है वो आपको मैंने करवाई है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला न्यूमेरिकल। अब देखो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 80 म्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, मतलब सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है और म्यू की फॉर्म में गिवन है। जब भी आपको म्यू या फिर आपको क्या दिया हुआ हो, नैनो दिया हुआ, तो उसको पहले 10 की पावर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब आप कैलकुलेशन करोगे, मान लो इस जो न्यूमेरिकल में, तो यहाँ 80 म्यू का मतलब क्या है, 80 इंटू 10 की पावर -6, यानी 10 की पावर -6 इसके साथ क्या है, अटैच है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर एंड नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी आपको स्फीयर पे एक तो चार्ज फाइंड करना है और एक उस पे जो नेट फ्लक्स जो उसमें जा रहा है वो आपको फाइंड करना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मिस प्रिंट आपकी बुक में ये चीज़ दी नहीं हुई, लेकिन अगर ये चीज़ ना दी हुई हो तो ये वाला न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। हिंदी मीडियम की बुक में ये वाली चीज़ दी हुई है। आपको गिवन क्या है, यहाँ पे डायामीटर ऑफ स्फीयर गिवन है एक 2.4 मीटर। ये आपकी इंग्लिश मीडियम की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, PDF बुक है, उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो नहीं दी हुई 2.4 मीटर। तो ये आप ऐड कर लेना, क्योंकि ये ऐड होना जरूरी है, इसके बिना तो न्यूमेरिकल ही नहीं होगा। तो अब देखो जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख लो कि डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन है 2.4 मीटर, तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगी, क्योंकि डायमीटर तो किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता, रेडियस आती है हर एक फॉर्मूले में यूज। तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर का हाफ, मतलब 1.2 मीटर आ गई रेडियस आपके पास। और सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 80 म्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 80 और इंटू में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ जाएगा, और जो यूनिट आएगी इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है और आपको फाइंड करना है एक तो चार्ज और एक फ्लक्स और चार्ज दोनों ही फाइंड करने हैं, यानी फाई और सिग्मा क्यू दोनों ही फाइंड करने हैं आपको। तो देखो सिग्मा क्यू अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए वैसे तो गॉस लॉ लगता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वहाँ पे फाई भी नहीं गिवन है और ना ही सिग्मा क्यू गिवन है। लेकिन सिग्मा क्यू के लिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, जो इस पे चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपको गिवन है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो अब देखो यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो तो है सिग्मा, तो पूरे जो स्फीयर का एरिया हो जाएगा उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा क्यू। यानी सिग्मा क्यू क्या होता है, स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू एरिया, यानी यूनिट एरिया पे तो इतना चार्ज है, और पूरे एरिया पे चार्ज निकालने के लिए अपने इसको क्या कर देंगे, पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इंटू 4πr² यहाँ पे हो जाएगा। और अब आप इसकी क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू 80 इंटू 10 की पावर -6, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 1.2 मीटर आपको गिवन है। ये भी आप ध्यान रखना कि मीटर सेंटीमीटर में किस में गिवन है आपको वैल्यू, कई बार सेंटीमीटर में दी होती है और आप उसको मीटर में चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको मीटर में गिवन है तो 1.2 गया स्क्वायर।
अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 80 और ये 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो 320 और 3.14 और 1.2 का स्क्वायर, जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो 1.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.44 और इंटू 10 की पावर -6, ये वाला पढ़ा ही है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अब आप करोगे 320 और 314 का मल्टीप्लाई। अब ये कौन सा तरीका लगाओगे आप, मैंने जो आपको बताया हुआ है 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई वाला तरीका, वो तरीका आप यहाँ पे लगाओगे। तो वो तरीका लगाओगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1004, अप्रॉक्सीमेट इतनी आ जाएगी। तो आप इसको 1004 ना मान के अप्रॉक्सीमेट 1000 मान लो, इतना चलता है इसमें, अपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं भी यहाँ 1050 लिखा हो और आप उसको 1000 मान लो, ये नहीं होता। 1001 है, 1002 है, 1003 ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसको लगभग 1000 मान सकते हो। तो इसको लगभग 1000 मान लिया और ये 10 की पावर -6 है। तो 1000 मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है प्लस का। तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 3 मतलब यहाँ पे बचा आपके पास 10 की पावर -3 और 1.44 यहाँ पे पड़ा ही है। तो 1.44 मिली कूलम, क्योंकि 10 की पावर -3 क्या होता है मिली होता है, तो ये मिली कूलम में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको। अब नेक्स्ट देखो इसमें आता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इतनी वैल्यू तो आपने किसकी निकाली है, चार्ज की वैल्यू फाइंड की है। अभी चार्ज आपका स्फीयर पे कितना है। अब बात आती है फ्लक्स की, तो अब अपने पास फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला है गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट फार्मूला अपने यहाँ पे लगाएंगे तो देखो सिग्मा क्यू की वैल्यू अपने पास ये वाली है ही। अब आप मिली वाली ना यूज़ करके 10 की पावर वाली यूज़ करोगे। कारण क्या है इसका कि मिली यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। मिली वास्तव में क्या चीज़ है, 10 की पावर ही है। जैसे म्यू होता है, म्यू भी 10 की पावर से ही बना है। तो म्यू मिली है, इनके शॉर्ट नेमिंग है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म इनकी वही रहेगी। तो मैथमेटिकल फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऊपर 10 की पावर -3, नीचे 10 की पावर -12। तो जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी +12 हो जाएगी। तो +12 और -3 क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे कि देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट ऊपर वाला हटाओगे नीचे 100 आएगा और नीचे वाला हटाओगे ऊपर 100, तो कैंसिल। तो 144/185 बन गया। तो अब आप क्या करो कि देखो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाले से छोटा है, तो अब आप इसको क्या करो बड़ा करो इससे पहले, ठीक है। तो इसको अपने क्या करते हैं, इधर जो 10 की पावर 9 है ना, इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1440/185। तो अब क्या करो आप यहाँ पे फिर से अप्रोक्सीमेशन लगा दो एक, कि अब देखो 185 का अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 8.85 आना था, 885 आना था, ठीक है। तो यहाँ आप 8 लगा देना, गलती कर दी मैंने यहाँ पे। देखो ऐसे गलतियाँ पकड़ में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं मैं कहता हूँ मैं संपूर्ण हूँ, संपूर्ण मैं नहीं हूँ, ऐसे नहीं, मुझे आपसे ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान अपने को एक जैसा ही है, वैसे एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा आपसे, ठीक है। तो गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, तो गलती पकड़ में आ जाए तो आप मुझे बता भी दिया करो, जो ग्रुप है वहाँ पे डाल दिया करो। एक गलती मैंने आज सुबह की थी वो भी डाली है मैंने। तो देखो 885 है, तो अब 885 का अगर आपको टेबल कहूँ पढ़ने को तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप क्या करो, एक एक डिजिट हटा दो, यहाँ से नीचे से भी एक हटा दो और ऊपर से भी एक, तो क्या बचा 144/88 और इंटू 10 की पावर 8। तो ये जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 8 से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 18 को जब 8 से करोगे तो 144 होता है, तो 18 और नीचे आ जाएगा 12। तो अब 18 को तो 12 से डिवाइड कर सकते हो आप आराम से ही, तो ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, आसानी था ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट देखो जो थर्ड क्वेश्चन है भाई, ये आपका थोड़ा सा मैं इसको खतरनाक क्वेश्चन भी कहता हूँ। कारण क्या है कि देखो क्वेश्चन तो ये है आसान, इतना मुश्किल नहीं है अगर मेरी ट्रिक से चलोगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें, जो आपकी यानी कि मेंटलिटी है ना, आप भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, होती है ये हर एक एज में होती है। आप सोचते हो भी अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा। तो जब आप एक्स्ट्रा दिमाग इस क्वेश्चन पर लगाओगे ना तो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा उलझोगे। अगर जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लोगे तो फिर बिल्कुल नहीं उलझोगे, फिर आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया हुआ आज तक, कंपटीशन में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो आपको गिवन क्या है यहाँ पे, वो देखो कि कंसीडर ए क्यूब, आपको एक क्यूब गिवन है, उस क्यूब की साइड क्या है, ए साइड है उसकी, ठीक है।
और लेट ए चार्ज क्यूब बी प्लेस्ड। अब एक चार्ज को उस क्यूब में प्लेस करते हैं, तो उस क्यूब में अपने 3 सिचुएशंस पर इस चार्ज को प्लेस करते हैं। पहली जो सिचुएशन है उसको सेंटर पर अपने क्या करते हैं प्लेस, सेकंड सिचुएशन में उसके कॉर्नर पर, किसी भी एक कॉर्नर पर, और तीसरी सिचुएशन है उसमें अपने उसके एक फेस पर रख देते हैं। फेस क्या होते हैं कि 6 फेस होते हैं क्यूब के, 2 आमने सामने, 2 इधर वाले, 2 ऊपर नीचे वाले, तो टोटल 6 फेस होते हैं, तो उसमें से किसी एक फेस पे। तो अब 3 कंडीशंस है, मतलब अपने क्या किया, चार्ज को क्यूब में 3 अलग अलग सिचुएशन में रखा। तो तीनों अलग अलग सिचुएशन में आपको 2 चीज़ें निकालनी है। हर एक सिचुएशन में क्या निकालना है, फॉर ईच ऑफ द अबव केसेस कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। पहले नंबर पर क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, पूरे क्यूब के साथ जो लिंक है, और दूसरे नंबर पर एंड फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। पहले तो टोटल निकालना है, फिर हर एक फेस से कितना रिलेटेड है वो फ्लक्स आपको निकालना है। 2 चीज़ें हर एक केस में निकाली, मतलब टोटल यहाँ पे 6 आंसर आएंगे अपने, क्योंकि 3 सिचुएशन और 3 सिचुएशन में हर एक में अपने को 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब इसका तरीका सुन लो। देखो ट्रिक तो क्या है, एक तरह का तरीका ही है ये इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तरीका ये है इसको करने का, देखो एक तरीका तो है इसको लंबा, लॉन्ग मेथड है, उसमें अपने को क्या करना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई डी एस, तो हर एक अपने फेस के लिए ई डी एस की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस के लिए मान लो चार्ज कहीं पे प्लेस किया हुआ, उस चार्ज को प्लेस करके और 6 के 6 फेसेस के लिए ई डी एस की वैल्यू लिखो, उसका एंगल लिखो, फिर इसको कैलकुलेट करो। तो वो बहुत ही लंबा मेथड है भाई, उससे आपका ये क्वेश्चन अगर करना चाहो ना तो ये 3 पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अपने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड पर चलते हैं, और पेपर में अगर आ जाए तो पेपर में भी आपको यही मेथड अपनाना है, गलत नहीं है ये वाला मेथड, और वैसे भी नहीं है अभी, वैसे कंपटीशन में शॉर्ट है, आपको डिटेल में ही करवाया ये वाला मेथड भी मैंने, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको ये वाला मेथड लगाना है। तो क्या करना है, ट्रिक या तरीका क्या है इसका करने का, कि वी मेक ए स्फीयर, अपने एक स्फीयर बनाएंगे कंसीडरिंग चार्ज एज द सेंटर, कि जो आपने चार्ज प्लेस किया हुआ है ना, जो यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज आप अलग अलग सिचुएशन पर रखोगे, इस क्यू चार्ज को सेंटर मानोगे और क्यू चार्ज को सेंटर मान के क्या ड्रॉ कर दोगे, स्फीयर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। स्फीयर ड्रॉ करोगे, नाउ द पार्ट ऑफ द स्फीयर विच इज इनसाइड द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फीयर का जितना पार्ट आपका क्यूब के इनसाइड होगा, क्यूब के अंदर इसका जितना पार्ट होगा, उस पार्ट को आप क्या कर दोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। क्यूब के साथ जो टोटल फ्लक्स कितना लिंक है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको चार्ज दिया हुआ उस चार्ज को सेंटर मान के, सेंटर उसको एज्यूम करके और पूरा एक स्फीयर ड्रॉ कर देना, और वो स्फीयर आपको क्या एज्यूम करना है कि उस स्फीयर का कितना पार्ट क्यूब के इनसाइड है, इनसाइड लाई कर रहा है, उसके अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है आपके क्यूब के, तो उसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई। अब मान लो कि आपका अगर मान लो क्यूब के अंदर हाफ जो स्फीयर है वो तो क्यूब के अंदर और हाफ ही बाहर हो, तो आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो कि इसका इतना पार्ट तो क्यूब के बाहर है ये वाला, और बाकी पार्ट अंदर है, तो ये बाहर वाला पार्ट कितना है, अब सॉरी जो इसके इनसाइड वाला पार्ट 3/4 है, क्योंकि 1/4 पार्ट ये वाला हो गया, तो 3 यानी 3 पार्ट ये वाले बच गए। अब अगर मान लो कि आपका पूरा का पूरा ही अगर स्फीयर अंदर आ जाए उसके, तो फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट को। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए या टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्यूब से लिंक्ड आपको क्या करना है कि पार्ट देखना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है स्फीयर, उस स्फीयर का पार्ट देखना है भी इसके अंदर कितना आएगा आपके क्यूब के अंदर। तो देखो पहला पॉइंट अपने करते हैं कि एट द सेंटर ऑफ क्यूब, जब आपका चार्ज क्या किया हो, सेंटर पे प्लेस किया हो क्यूब के, तो अब देखो ये वाला चार्ज है अब सेंटर पे प्लेस है, तो अब इस चार्ज को क्या करो, आप चार्ज को सेंटर मान के तो क्या करो, यहाँ पे एक क्या कर दो, ड्रॉ कर दो स्फीयर। तो ये पूरा का पूरा स्फीयर क्या आएगा आपके क्यूब के इनसाइड आ जाएगा, और स्फीयर की आपको रेडियस कितनी रखनी है, रेडियस क्या सॉरी इसका जो डायमीटर है स्फीयर का वो इस क्यूब के क्या होना चाहिए, जो क्यूब की साइड है ए इसकी इक्वली होना चाहिए, मतलब स्फीयर की रेडियस आपकी ए ही होनी चाहिए। तो ए रेडियस वाला अगर स्फीयर बनाएंगे तो अगर सेंटर पे बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे आपका चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो वो जो स्फीयर है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, इस क्यूब के अंदर आ जाएगा।
तो अब पूरा जब अंदर आ गया तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स तो सीधा ही आ गया, यहाँ पे कोई अपने को माथा पिच्ची करनी नहीं पड़ी। तो ऊपर मैंने लिखा भी है कि इन दिस कंडीशन वी एज्यूम पॉइंट चार्ज एज ए सेंटर एंड मेक ए स्फीयर बनाते हैं। द कंप्लीट स्फीयर लाइज इनसाइड द क्यूब, पूरा जो स्फीयर है वो क्या है, क्यूब के इनसाइड लाई करता है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो आ गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। अब आपको निकालना है हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, फ्लक्स होता क्या है, क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू होती हैं। तो अब देखो जो ये आपका चार्ज है, इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो फील्ड लाइन सारी इमिट ऐसे होंगी, हर एक डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जाएंगी, हर एक डायरेक्शन मतलब x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, मतलब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में 3D में जाएंगी ये वाली जो लाइंस होंगी। ठीक है, तो अब जो आपका यहाँ पे फ्लक्स होएगा मतलब फील्ड लाइन होएगी, वो टोटल क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 के 6 फेस में इक्वली जाएंगी। इक्वली क्यों जाएंगी, क्योंकि सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, जितनी फील्ड लाइन इधर पास आउट होंगी उतनी इधर आएंगी, उतनी ही इस साइड जाएंगी और उतनी ही इस साइड जाएंगी। तो मतलब हर फेस में से इक्वल लाइंस जाएंगी। तो इस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड को अपने क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्यूब के 6 फेस है और 6 के 6 फेस में से आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो एक क्यूब है 6 फेसेस, सो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। तो 5 फेस में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोड, मतलब हर एक फेस में से इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है जो इसका दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है कि एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कि किसी कॉर्नर पे पड़ा हो। तो अब कॉर्नर देखो, कॉर्नर ऐसे नहीं भी ये वाला कॉर्नर ही होता है, कॉर्नर आपका ये वाला भी हो सकता है, ये पूरी साइड ही कॉर्नर है ये वाली। ठीक है, तो पूरी साइड ही कॉर्नर है, यहाँ पे भी पड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी पड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी पड़ा हो सकता है, कहीं मर्जी पड़ा हो सकता है इस साइड पे। तो अब देखो अपने क्या करेंगे कि अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा हो चार्ज, चल मैंने तो नीचे मान लिया, समझाने के लिए आपको यहाँ पे मानता हूँ। तो अब यहाँ पे अब जब चार्ज पड़ा है तो अपने को टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को सेंटर मानना और आपको यहाँ पे क्या करना है, स्फीयर ड्रॉ करना है। तो वो स्फीयर देखो ऐसे होगा कि वो स्फीयर कैसे जाएगा कि जब मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये वाली चीज़ और यहाँ पे आपका बिल्कुल इस कॉर्नर पे क्या पड़ा है, क्यू चार्ज पड़ा है। तो जब आप इस क्यू चार्ज को सेंटर मानोगे तो सेंटर मान के जो स्फीयर ड्रॉ करोगे वो स्फीयर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। मतलब आप मान लो चार्ज आपका इस कॉर्नर पे यहाँ पे पड़ा है और इसको आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो इस 3D क्यूब को। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो अब आप ऐसा देखने पर बता सकते हो भी कितना पार्ट क्यूब के अंदर जा रहा है, जो इस स्फीयर का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है। तो आप कहोगे भी सर 1/4 पार्ट क्या है क्यूब के इनसाइड है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता भी कैसे होगी, आपको ओनली ऐसे दिखा सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका इसको दिखाने का ये है भी अपने ऊपर से देखें, क्यूब के ऊपर से देखें भी जो अपना स्फीयर है वो कितना अंदर जा रहा है, अपने जो क्यूब है तो उसके क्यूब के अंदर से जाने वाला 1/4 पार्ट होगा जो अपना स्फीयर बनाएंगे। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको पता लग गया भी जो स्फीयर का कितना पार्ट इनसाइड द क्यूब है। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड से। तो वही चीज़ है कि इन दिस कंडीशन वी मेक ए स्फीयर कंसीडरिंग पॉइंट चार्ज एज ए सेंटर, द 1/4 पार्ट ऑफ स्फीयर लाइज इनसाइड द क्यूब। यानी 1/4 पार्ट जो स्फीयर का होगा वो क्या होगा, क्यूब के इनसाइड लाई करेगा। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड को अपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड इस कंडीशन में क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट है अपने को किससे निकालना है, एक निकाल लिया। अब आपको निकालना है ईच फेस से फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है, जो क्यूब है उसके हर एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे ये आपका चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये चार्ज क्या है, 2 सरफेस से अटैच है। यहाँ पे कितनी सरफेस से अटैच है, 2 सरफेस से अटैच है। एक तो ये सामने वाली जो सरफेस है इससे इसके कॉर्नर पे है, और एक इधर वाली जो सरफेस है इसके कॉर्नर पे है। तो इन दोनों सरफेस से अटैच है। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो ऐसे हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकती हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दोनों सरफेस के लिए, देखो अगर मैं बात करूँ इस सरफेस की, तो ये सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे आपके पास पड़ा हुआ है ये वाला सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पास ऐसे जा रही हैं। देखो चार्ज आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं। लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब एरिया वेक्टर आपका ऐसे आएगा, इसका ds वेक्टर होगा। तो अब इस जो सरफेस के लिए E वेक्टर और ds वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। दोबारा आपको दिखा देता हूँ भी E वेक्टर की डायरेक्शन तो इसके लिए ऐसे हो सकती है, ठीक है, या आप E वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो सकती है इसके लिए, और ds वेक्टर आपका वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है ऐसे। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बिटवीन यहाँ पे एंगल इस सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि E वेक्टर ऐसे है और एरिया वेक्टर आपका ऐसे है, ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एक सरफेस के लिए 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा सरफेस देखो, ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस के लिए एंगल कितना होगा। अब दूसरे सरफेस में देखो आप, दूसरे सरफेस के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि दूसरे सरफेस के लिए जो E वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, ये E वेक्टर हो गया, और ds वेक्टर इस सरफेस के लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा, सरफेस के क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड हो जाएगा, ds वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। मतलब आपका अब सरफेस ऐसे पड़ा है ऐसे, ठीक है। तो E वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली और ds वेक्टर की डायरेक्शन इसके क्या हो जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो E और ds के बिटवीन यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री आ गया। तो जब आपका एंगल क्या हो, 90 डिग्री आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था कि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब इन दोनों फेसेस के लिए जो एक साइड वाला और इस साइड वाला, मतलब जो आपका चार्ज जिन दो फेस से अटैच है उन दोनों के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अब बचे कितने फेस, बचे कितने, 4 फेस बच गई, 2 के लिए तो 0 हो गई। अब आप में से कई सोचेंगे सर दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए अगर मैं आपको एक और फेस के लिए कहूँ कि मान लो इस फेस के लिए कह दूँ, तो इसके लिए देखो E की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, E वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इस फेस के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं ds वेक्टर कहूँ तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ इस फेस के लिए, पीछे वाले के लिए बिल्कुल, तो पीछे वाले के लिए भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हर एक फेस के लिए बाकी सब के लिए 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ऊपर वाले के लिए बात करें तो ऊपर E वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी आउटवर्ड, और ds वेक्टर भी इस फेस के लिए ऐसे ही हो जाएगा, तो 0। बाकी सभी फेसेस के लिए 0 डिग्री रहेगा एंगल, ओनली 2 फेस को छोड़ के जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है। तो 2 फेस को छोड़ के बाकी सब के लिए 0 है, तो मतलब 4 फेस में जो आपका चार्ज फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब टोटल फ्लक्स को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Q/4 एप्सिलॉन नोड को 4 से और डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Q/16 एप्सिलॉन नोड ईच फेस में से पास आउट होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे पूरी थ्योरी लिख दी जो आपको अभी समझाई है कि चार्ज Q इज अटैच्ड विद 2 फेसेस ऑफ क्यूब, देन फ्लक्स लिंक्ड विद दीज 2 फेसेस इज 0, क्योंकि E ds दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री और कोस थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड केस में क्या होगा कि आपको पहले टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल के लिए थर्ड फेस में जब आपका चार्ज अब कहाँ प्लेस किया हुआ है, 1 फेस ऑफ द क्यूब, तो 1 फेस आप कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ऊपर वाला ले लो, इधर वाला, जो मर्जी फेस ले सकते हो, मैं ये वाला फेस ले रहा हूँ। तो अब इस फेस को आप क्या करो, इस फेस पे चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे जब क्या करोगे, इसको सेंटर मान के जब आप स्फीयर ड्रॉ करोगे तो स्फीयर का क्या होगा, देखो यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ आपका, तो आधा स्फीयर तो इनसाइड जाएगा और आधा स्फीयर ही आउटवर्ड आ जाएगा। मतलब आपका हाफ स्फीयर क्या होगा, जो आपका यहाँ पे क्यूब है उसके इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो हाफ पार्ट इसका लाई करेगा, तो अब क्या हो जाएगा कि हाफ पार्ट इसका इनसाइड है। तो मैंने टोटल फ्लक्स के लिए क्या कहा था, Q/एप्सिलॉन नोड को हाफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे ईच फेस के लिए, तो ईच फेस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फेस में ई ds के बिटवीन एंगल 0 और कौन से के लिए 90 है। तो अब आप ऐसे देख लिया करो कि आपका जो चार्ज है वो कितने फेसेस से लिंक्ड है, बस इतनी चीज़ देख लिया करो आप। तो अब मुझे बताओ कि आपका जो यहाँ पे चार्ज है कितने फेस से लिंक्ड है, यहाँ पे एक ही फेस पे पड़ा हुआ है।
तो अब इस फेज से क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये मान लो या ये वाली मान लो, कोई मर्जी मान लो ई वेक्टर की डायरेक्शन, और डी एस वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री का एंगल ओनली इस फेज के लिए बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस फेज के लिए, आगे वाले फेज के लिए बात करूं, तो आगे वाले फेज के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब यहाँ पे एक इस फेज को छोड़ के ओनली बाकी सभी फेसेस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अब 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ईच फेज से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था न्यूमेरिकल भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में आपको करवाने की ट्राई की है, 15 मिनट इस न्यूमेरिकल पर मैंने लगा दिए हैं। तो अब आपको समझ में नहीं आए तो इसको 2-3 बार देखना, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है इसको समझाने की, कोई और टीचर देख लेना, आप इस इतनी डिटेल में इस न्यूमेरिकल को नहीं करवाएगा। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। ठीक है, कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 वोल्ट पर मीटर। यानी कि आपको एक चार्ज स्फीयर दिया हुआ है और चार्ज स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर है, और द रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपको 8 सेंटीमीटर पर क्या निकालनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, वैसे तो आप स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो वो तो दोनों ही नहीं लगेंगे, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू भी नहीं गिवन और क्यू की वैल्यू भी आपको नहीं गिवन है यहाँ पे, तो आप निकालें कैसे। लेकिन यहाँ आपको 2 केस दिए हुए हैं, एक केस में आपको दी हुई है वैल्यू ई की और दूसरे में पूछी हुई है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे अपने, कि इंटेंसिटी एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर, इसको E20 मान लेता हूँ मैं। ये नाम में आप कंफ्यूज मत हुआ करो भाई सर इसका नाम क्या रखें, अब अपनी सुविधा अनुसार मैंने नाम रख लिया कि कंफ्यूज ना हो अपनी। E20 मतलब 20 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी, तो वो 10 वोल्ट पर मीटर आपको गिवन है। तो देखो इंटेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 20 अपॉन 100 कर दूंगा, तो ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 0.2 मीटर आ जाएगा। तो वो मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे है और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, इंटेंसिटी एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसको E8 लिख दिया मैंने। ठीक है, E8 लिख दिया। तो अब 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो 8 को आप क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, तो 8 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0.08 यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो मैं के क्यू अपॉन 0.08 मीटर स्क्वायर E8 के इक्वल लिख रहा हूँ, क्योंकि ये निकालना है। तो अब इक्वेशन 2, 1 और 2 आ गई आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, और 0.08 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 0.02 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0.08, 0.08, 0.2, 0.2, जब आप इन दोनों पॉइंट को हटाओगे ऊपर वालों को तो नीचे 100, 100 2 बार आएगा, और जब आप इन दोनों पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक बार 100 आ जाएगा। समझ आया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 और 8 का मल्टीप्लाई 64, और नीचे 2 और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 4 को जब 64 से कैंसिल किया तो 16, तो 16 अपॉन 100 आ गया। तो अब क्या करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 तो इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और E8 इस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 E8 इज इक्वल टू 100, तो E8 की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन 1000 अपॉन 16, तो 62.5 वोल्ट पर मीटर क्या आ जाएगा आंसर। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट मेरे से पूछते भी हैं सर इसमें जो रेडियस दी हुई है, रेडियस का क्या रोल है। यहाँ आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, रेडियस तो यूज ही नहीं हुई पूरे फार्मूले में, आप देख लो कहाँ पे रेडियस यूज हुई है, तो रेडियस एक भी जगह नहीं यूज हुई। तो इसका यूज क्या है, रेडियस का यूज ये है कि अगर मान लो आपको स्फीयर की रेडियस ना गिवन हो, स्फीयर यहाँ पे आपको ना पता हो कि स्फीयर की रेडियस कितनी है, और आपको कह दे भी 8 सेंटीमीटर पर आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो अब आप बता सकते हो भी 8 सेंटीमीटर इसके सेंटर से डिस्टेंस कहाँ पे होगी, ये वाला पॉइंट इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है।
तो अब 5 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है तो अब आप पता लगा सकते हो भी अंदर से लेके और सरफेस तक की डिस्टेंस तो 5 है और उससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस और होगी, तब जाके क्या हो जाएगी 8, मतलब जो आपका पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर होगा। तो पॉइंट की सिचुएशन निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस गिवन है, ऐसे मत समझना भी इसकी कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई उलझन नहीं है। देखो क्या है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी एक क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब आपको वायर गिवन है और जो उस पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, ई की वैल्यू आपको दे दी और डिस्टेंस दे दी 2 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, डिटरमाइन द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है यहाँ पे। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख दो और जो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो फाइंड कर लो। तो देखो ई की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में चेंज करो 2/100, तो 100 को मैं 10⁻² लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है 2 के λ/r लीनियर चार्ज के कारण। तो अब आपको लैम्डा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2k क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो अब जिस सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपको पता है तो क्वांटिटीज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 9 × 10⁴, 2 × 10⁻² और 2 × 9 × 10⁻⁹, तो 10⁻7 आपका आंसर। 2 और 9 से 2 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻9 ऊपर जाके -9 और -2 और प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 11 और +4 कितना होता है, प्लस माइनस का 7 होता है। तो 10⁻⁷ कूलम पर मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मेरे को बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन लगा ये वाला। देखो क्या है, आपको कोई चीज़ नहीं, इसमें ओनली कंसेप्ट काम आता है, फिजिक्स कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, कंसेप्ट इसमें काम आएगा अगर आपको पता है तो। देखो क्या है कि ए चार्ज ऑफ 10 μ कूलम, 10 μ कूलम का एक चार्ज है, इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर आपको गिवन है, ऐसे स्क्वेयर ऐसे 3D में नहीं है, स्क्वेयर 2D में होता है। 3D में अगर स्क्वेयर बनाए तो वो क्यूब बन जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको प्लेन में गिवन है एक, तो स्क्वेयर एक प्लेन में ही होता है, तो स्क्वेयर गिवन है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एट ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। भाई इसके जो सेंटर है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर इस पी पॉइंट पे आपने 10 μ कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो अब आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वेयर। भाई अब ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट करेगा, हर डायरेक्शन में करेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मतलब जो आपका नीचे स्क्वेयर पड़ा हुआ है उस स्क्वेयर में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि आपको पता है कि जब पॉइंट चार्ज, आपको ऐसा पॉइंट चार्ज गिवन हो तो इससे हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन मतलब टोटल डायरेक्शन कितनी होती है, किसी भी अपने सिचुएशन में 6 डायरेक्शंस होती हैं, x, -x, y, -y, z, -z, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होती हैं। तो टोटल 6 डायरेक्शन है जिसमें अपने किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को किसी भी पॉइंट को अपने शो कर सकते हैं, समझ में आया। तो अब इन 6 डायरेक्शन में क्या होगा, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जाएंगी, इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी, या हर एक पॉसिबल डायरेक्शन, पॉसिबल 6 डायरेक्शन है तो 6 की 6 डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो अब आप ये देखो कि आपका जो स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है वो कितनी डायरेक्शन में है, उसमें से तो वो वाली फील्ड लाइन जाएंगी जो नीचे आएंगी, मतलब एक ही डायरेक्शन वाली फील्ड लाइन इसमें से पास आउट होंगी, ऐसे तो नहीं भी इधर वाली भी पास आउट हो जाएंगी, इससे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होंगी वो ऐसे हो जाएंगी। तो ओनली एक डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास आउट होंगी, मतलब टोटल 6 डायरेक्शन और 6 में से 1/6 भाग ही इसमें से क्या जाएगा, 1/6 पार्ट ही इसमें से फ्लक्स का जाएगा। तो क्या होगा, सो इन दिस डायरेक्शन 1/6 पार्ट ऑफ फ्लक्स गोस, या पास आउट होगा इसमें से। तो क्यू की फाई की वैल्यू Q/6 एप्सिलॉन हो जाएगी, Q/एप्सिलॉन तो टोटल फ्लक्स और अपॉन में 6 मतलब एक डायरेक्शन में आ जाएगा। अब आपको सारी वैल्यूज़ पता है वो पुट कर दो। क्यू की वैल्यू 10 μ कूलम, तो 10 μ का मतलब मैंने आपको बताया था, म्यू का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो -6/6/8.85 × 10⁻12।
तो आप ऊपर जब आप सॉल्व करोगे तो इस 10 की पावर -12 को ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर 12 और 10 की पावर ये क्या है 1 है, तो 13 में से 10 की पावर -6 गई तो 10 की पावर 7, और नीचे जब 8.85 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 53 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करें 10 की पावर 7 को डायरेक्ट, तो 10 की पावर 7 में से आप 10 की पावर 2 निकाल लो, मतलब 100 निकाल लो, तो बचा कितना 10 की पावर 5, और 100 को 53 से डिवाइड कर दो तो 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये वाले क्वेश्चन आपके तब तैयार होंगे बच्चों जब आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार, तब उतना टाइम आपके ये वाले क्वेश्चंस तैयार नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई एक्स्ट्रा बुक ले आओ अगर आप एक्स्ट्रा लाना चाहो तो उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं जो बुक यूज़ करता हूँ वो एस एल अरोड़ा की यूज़ करता हूँ, इंग्लिश मीडियम में आती है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप कोई भी बुक ला सकते हो जो आपको अच्छी लगे, हर एक बुक में क्वेश्चन बढ़िया दिए होते हैं, कोई भी एक बुक पकड़ लो अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो लेकिन अगर आप ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो, भी आपको आगे बीएससी करनी है या और कुछ, तो उसके लिए बुक वाले का क्वेश्चन ही सफिशियंट है। इनको 3-4 बार करके देख लो। अगर आपने टारगेट बना रखा है मुझे 100 लाने हैं तो इसको 3-4 बार कर लो, बस ये आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लें तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।